हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये बताना चाहती हूँ आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है। किसी भी प्रकार से परीक्षाओं के विषय में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित रूप से वीडियोस देखिए, हर एक विषय के वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है, एकदम फ्री। किसी प्रकार से आपको कहीं भी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए कभी नहीं कहा जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियोस देखिए और अपनी परीक्षाओं में अव्वल आइए। प्यारे विद्यार्थियों, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आ गई हैं बुक्स और ई बुक्स जो आपके लिए हैं खुशियों का खजाना, ज्ञान का भंडार। जी हाँ, इनमें है बहुत कुछ। MCQs हैं, सैंपल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और साथ ही साथ NCERT सॉल्यूशंस भी, जो आपको बोर्ड परीक्षा में तो सफलता दिलाएंगे ही, साथ ही साथ आगे आने वाली जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे ना, उनमें भी आपको बहुत अधिक हेल्प करने वाली हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दी है और बुक्स का लाभ उठाइए। अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा का पाठ 3 शुरू कर दिया है, जिसके राइटर हैं, जिसके पोएट हैं, कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। ये प्रयोगवादी कवि हैं और इस कविता का नाम है दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। तो यहां पर इन दोनों कविताओं के माध्यम से कवि ने व्यक्ति और समाज के बारे में चर्चा की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब व्यक्ति के पास गुण होता है, धन संपत्ति होती है, भौतिक वस्तुएं होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अहंकार की भावना आ ही जाती है और उस अहंकार की भावना के चलते वह अपने आप को सबसे ऊपर और सबसे अच्छा समझने लगता है। क्यों ना इस तरह से कर लिया जाए कि उसके अच्छे गुणों को समाज में ले लिया जाए। अर्थात जिस प्रकार से एक दीपक जब अकेला जलता है तो वो भी कैसे अपनी मद मस्ती में डूबा हुआ रहता है, उसकी लौ हमेशा ऊर्ध्वगामी रहती है, ऊपर की ओर जाती है। ये उसके अहंकार का प्रतीक है कि उसे कहीं नहीं झुकना है, उसे रुकना नहीं है, वो अपने आप का खुद का अस्तित्व संभाल सकता है। उसी तरह से एक गुणी व्यक्ति या जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसके पास गुणों का खजाना है, वो भी समाज में अकेले चलने से नहीं डरता है। लेकिन यहां पर कवि ये कहना चाहते हैं कि यदि दीपक को पंक्तिबद्ध कर दिया जाए, यही कई दीपकों की लाइन्स या पंक्तियां बना दी जाए, तो वो कितना सुंदर हो जाए। यहां अकेला दीपक प्रतीक है एक मनुष्य का और पंक्तियां हैं, दीपक की जो पंक्ति है वो है प्रतीक समाज का। तो जिस तरह से एक दीपक यदि कई दीपकों के साथ मिल जाए और भी कई दीपक इसके साथ आ जाएं, तो उनमें कितनी सुंदरता आ जाती है और कितने सुंदर तरीके से वो दिखाई भी देते हैं और अधिक रोशनी भी फैलाते हैं। जैसे हम दीपावली पे देखते हैं कि जब दीपक जलते हैं, कई दीपकों की कतारें लगी रहती, तो ऐसा लगता है कि बस देखते जाइए। ऐसा लगता है जैसे सच में हम अयोध्या पहुंच गए हों, श्री राम की नगरी में, जैसे कि बस अयोध्या में दीप जल उठे हों, ऐसा लगता है। ठीक उसी प्रकार से यदि गुणी व्यक्ति अपने गुणों से समाज के कल्याण के लिए अपने आप के जो गुण हैं उनको उजागर करेगा, समाज के लोग जो हैं उससे उनके गुणों को एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो समाज कितना सुंदर बन जाएगा। तो कवि की हम सभी से यही आशा है कि अपने अंदर जो गुण हैं, जो भी गुण हैं, उनको हमें बसाए रखना है और अकेले अकेले चलने की बजाय सबको साथ लेकर चलना है, ताकि सिर्फ एक व्यक्ति का ही कल्याण ना हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके। बस कवि की यही मंशा है। हमने देखा ना। अब हम चलते हैं इसी कविता के NCERT सॉल्यूशंस पर। जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी कि हाँ, ये कविता हमें क्या शिक्षा देती है। और अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जो भी आपकी बुक्स में या आपकी बुक में जो प्रश्न दिए हैं उनकी चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि और भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में उपज रहे हैं तो उनको भी लिखिएगा, मैं उनके उत्तर भी अवश्य दूंगी। पहला प्रश्न है, दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा है। मदमाता मतलब मस्ती में झूमता हुआ। दीप अकेला के प्रतीकार्थ मतलब दीप, पहले तो हमें यह बताना है कि दीपक किसका प्रतीक है। तो दीपक एक मनुष्य का प्रतीक है, ठीक है। अब यहां पर हमें बताना है कि उसे कवि ने स्नेह से भरा भी कहा है, गर्व से भरा भी कहा है और मदमाता भी कहा है। ऐसा क्यों कहा है? हाँ, वो स्नेह से भी भरा है। जैसे दीपक में तेल भरा रहता है या घी भरा रहता है, उसमें जब उसकी बाती जो डूबी रहती है उससे ही वो जलता है और रोशनी फैलाता है। तो मनुष्य के मन में जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसी के माध्यम से वो हंसता है, खिलखिलाता है और अपने आप को व्यक्त करता है।
ठीक गर्व से भरा। जिस तरह से दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती रहती है, उसी तरह से जब व्यक्ति गुणी होता है, उसमें बहुत सारे गुणों का खजाना रहता है, तो उसे किसी का डर नहीं रहता, वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता। जैसे दीपक वैसा मनुष्य। साथ ही साथ मदमाता, अब वो खुशी से झूमता रहता है, जिसके पास बल है, बुद्धि है, विद्या है, गुण है, मतलब उसको किसी के सामने झुकने की क्या आवश्यकता है, बस मस्ती में झूमता रहता है। जैसे दीपक की लौ इस तरह से हिलती रहती है, हम देखते हैं कि एकदम स्ट्रेट तो रहती नहीं कि थम गई हो, हिलती रहती है ना लौ, तो उसी तरह से व्यक्ति भी अपने गुणों के बल पर मस्ती से झूमता रहता है। ठीक है, तो यही बताया है। इस कविता में दीप को अकेला बताया गया है और हर मनुष्य भी संसार में अकेला ही आता है। पंक्ति का अर्थ समाज से लिया गया है कि जब पंक्ति मतलब दीपक को पंक्तिबद्ध तरीके से किया जाएगा, अर्थात मनुष्य जब समाज में रहेगा तो पंक्ति में दीप को जलाकर रख देने का तात्पर्य है कि उसे समाज का एक भाग बना देना। कविता में दीप एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो स्नेह, गर्व और अहंकार से युक्त है। स्नेह भी है, गर्व भी है और अहंकार भी है। दीप तेल के कारण जलता है, वैसे ही मनुष्य भी स्नेह के कारण जीवित रहता है। दीप संसार को प्रकाशित करता है, उसकी लौ झुकती नहीं है, जो उसके गर्व का सूचक है। तो मनुष्य में भी अपने कार्यों के कारण गर्व विद्यमान रहता है, वह कहीं झुकता नहीं है। जलते हुए दीपक की लौ इधर उधर हिलती रहती है ना, जलता है ऐसे डोलती रहती है, तो कवि ने इसे ही मदमाती कहा है। मनुष्य भी मस्ती में इधर उधर मदमाता रहता है, झूमता रहता है। यही कारण है कि कवि ने उसे स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता कहा है। स्नेह मतलब देखो प्रेम, जब व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के जीवन में प्रेम और स्नेह तो रहता ही रहता है, तभी तो वो अपने जीवन को जी पाता है। यदि बात करें गर्व की, तो जब उसमें गुण होंगे, ठीक है, गुण होंगे तो वहां गर्व भी होगा और वो किसी के समक्ष झुकने या किसी के सामने झुकने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं होगा। मदमाता, और ये सब जब गुण होंगे तो मस्ती से झूमता रहेगा, आराम से इठलाता रहेगा। तो यही कवि ने बताया है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। बहुत ध्यान दीजिए इस प्रश्न पर, प्रश्न भी बड़ा अच्छा है। प्रश्न का अर्थ मैं समझा देती हूं कि जो कविता है यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति दे दो। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दीप अकेला है, इसको पंक्ति दे दो, मतलब मनुष्य जो गुणी है उसको समाज में मिला लो, उससे साथ या उसका साथ होने से समाज में और भी, जैसे जो जहाँ रहता है उसके गुणों का अपने आप प्रसार होता है ना। एक पुष्प है, सुगंधित पुष्प है, वो ये नहीं कहता कि मेरी खुशबू ले लो भाई, सूंघो मुझे, अपने आप उसकी सुगंध चारों ओर बिखर जाती है। उसी तरह से एक गुणी व्यक्ति के गुण जो रहेंगे, सद्गुण रहेंगे, उनसे कुछ ना कुछ तो समाज में लोग सीखेंगे ना, तो उसको भी क्यों ना समाज में शामिल कर लिया जाए। तो यह दीप अकेला पर इसको भी पंक्ति दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। मतलब एक जो अकेला है, व्यक्ति कह लो, और समष्टि मतलब समाज कह लो, तो एक व्यक्ति का समाज में किस तरह से मिलना जरूरी है और एक व्यक्ति को कवि ने समाज में मिलने के लिए क्यों बाध्य किया है, या फिर कोई भी व्यक्ति जब अकेला रहता है जो गुणी है वो उस व्यक्ति को समाज में लाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं कवि, ताकि समाज में भी गुणों का सागर हो जाए। ठीक है, प्रस्तुत कविता में दीप मनुष्य का प्रतीक स्वरूप है। जो कविता है एक दीप अकेला, यहाँ पर कवि ने मनुष्य को बताया है दीपक के माध्यम से। इसमें विद्यमान पंक्ति शब्द समाज का प्रतीक रूप है। जो पंक्ति है वो समाज के लिए है और दीपक किसके लिए है बेटा, दीपक है मनुष्य के लिए। ठीक है, दीप है मनुष्य के लिए और पंक्ति है समाज के लिए। क्लियर। दीप को पंक्ति में रखने का तात्पर्य समाज के साथ जोड़ना है, इसे ही व्यष्टि का समष्टि में विलय कहा गया है। मतलब दीप को पंक्ति में रखने का तात्पर्य समाज के साथ जोड़ना है, अर्थात जो गुणी व्यक्ति है उस व्यक्ति का समाज में विलय होना, मतलब समाज में मिलना ही व्यष्टि का समष्टि विलय कहा गया है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि व्यष्टि का समष्टि में विलय क्या है।
तो आप कह दीजिएगा कि जो एक अकेला, पहले तो आप ये बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्ति दीप अकेला से ली गई है, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित है। इसमें कवि ने यही बताया है कि एक दीपक है मनुष्य का प्रतीक और पंक्ति है समाज का प्रतीक। तो जिस तरह से एक व्यक्ति जो गुणी है उसका समाज में विलय होने से या मिलने से समाज का कल्याण हो सकता है, उसका अर्थ है व्यष्टि का समष्टि, या व्यष्टि का समष्टि का अर्थ है एक गुणी व्यक्ति का समाज में मिल जाना। हुआ क्लियर बेटा? ठीक है, ऐसा होना आवश्यक है। समाज में रहकर ही मनुष्य अपना तथा समाज का कल्याण करता है। इस तरह ही समाज और मनुष्य का कल्याण होता है। जब मनुष्य के, एक गुणी मनुष्य के आने से समाज का कल्याण होगा, तो जब समाज का कल्याण हो रहा है तो व्यक्ति का भी तो कल्याण हो रहा है, मतलब सबको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। जिस तरह दीपक पंक्ति में स्थान पाकर अधिक बल से संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही मनुष्य समाज में एकीकार होकर समाज का विकास करता है। दोनों का विलय होना आवश्यक है। विलय मतलब होता है मिलना, मिक्स हो जाना पूरी तरह से, ठीक है। उनकी शक्ति का विस्तार है। अकेला व्यक्ति और दीप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब वह पंक्ति तथा समाज में विलय होते हैं तो उनकी शक्ति का विस्तार होता है, और भी अधिक विस्तार हो जाता है, बढ़ जाती है। अन्य के साथ मिलकर वह अधिक शक्तिवान हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ने दीपक को पंक्ति में और मनुष्य को समाज में लीन होने को कहा है, अर्थात मिलने को कहा है, विलय होने को कहा है। अगला प्रश्न है, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है? देखो ध्यान से सुनो। तो इस प्रश्न का अर्थ बता देती हूं कि जो गीत है वो कब महत्वपूर्ण होगा, जो मोती है वो कब महत्वपूर्ण होगा, कब मोल होगा इनका। तो एक गीत तब तक मूल्यवान नहीं हो सकता जब तक कि वो गाया ना जाए। यदि गीत किसी कॉपी में लिखा है, किसी किताब में लिखा है और किसी ने सुना ही नहीं, तो उसका क्या मोल? हाँ, यदि वही गीत गाया जाए, संगीत के साथ उसे बजाया जाए और लोग झूम उठे, आनंद लें, तब उस गीत का मजा है ना। ठीक उसी तरह से मोती समुद्र में पड़ा है, किसी ने नहीं देखा, उस मोती का क्या मोल? ठीक है, जब वो मोती गोताखोर द्वारा समुद्र से लाया जाएगा और उसकी चमक देखेंगे लोग, तब उस मोती की कीमत बढ़ती है, तभी उस मोती का अस्तित्व है। समझ में आया कि एक गीत यदि किताब में बंद है तो उसका कोई महत्व नहीं, यदि मोती समुद्र के अंदर है उसका कोई मोल नहीं। यदि गीत गाया गया, सबके मन में उसने आनंद का भाव जगाया, तब उस गीत का महत्व है। ठीक समुद्र में से मोती जब गोताखोरों द्वारा बाहर लाया गया और उसने शोभा बढ़ाई, तब वो मोती का महत्व है। ठीक है, यही बताया है। गीत तभी सार्थक है जब वह गायन से जुड़ा हुआ हो, और मोती तभी सार्थक है जब गोताखोर उसे बाहर निकाल लाए। गीत को जब तक गाया नहीं जाएगा तब तक उसकी सार्थकता निरर्थक है। पन्ने में लिखा गया गीत अपनी पहचान नहीं बना सकता। जब लोगों द्वारा गाया जाएगा तभी उसे पहचाना जाएगा, तभी वह सार्थक कहलाएगा। ऐसे ही मोती की बात है कि यदि कोई गोताखोर समुद्र की गहराई से निकालकर मोती को बाहर नहीं लाएगा, तब तक उसका कोई मोल नहीं होगा, उसको कोई नहीं पहचान पाएगा। समुद्र की गोद में कितने ही मोती विद्यमान होंगे, क्या हम सभी उन मोतियों को पहचानते हैं? नहीं। कितनी ही किताबों में अनगिनत गीत ऐसे होंगे जो अब तक गाए नहीं गए हैं, क्या हम उन्हें जानते हैं? नहीं। बस तो यही बताया उन्होंने कि जब तक वह बाहर नहीं आएगा उसका मोल नहीं होगा। वह बाहर नहीं लाए गए हैं, अतः उन्हें कोई नहीं पहचानता है, वे समुद्र तल में ही निरर्थक हैं। तो गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है? मनुष्य से, व्यक्ति से, गीत का गाने से और मोती की समुद्र के बाहर आने से। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, यह अद्वितीय। देखो सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझो। इसका अर्थ है इनक्रेडिबल इंडिया। सुना होगा ना हमने, मतलब जो जिसकी तरह कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जो सबसे निराला है, जो सबसे अनोखा है। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं, स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। तो यहां पर यही कहना चाहते हैं कवि कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण तो विद्यमान रहते ही हैं। हर एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि भाई एक व्यक्ति गुणों से भरा हुआ है और दूसरा बिल्कुल खाली है। बस आवश्यकता है उन गुणों को निखारने की, उन्हें तराशने की, अपने आप की शक्तियों को पहचानने की और सीखने की, समझने की। ठीक है,
तो जब व्यष्टि का समष्टि में विसर्जन होता है तब उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। अर्थात जब कोई एक है उसका सबके साथ मिल जाना उसकी शक्ति को बढ़ाता है कि नहीं। वो एक कौन सी उसमें थी ना, बंद उठी मुट्ठी तो मतलब शक्ति, या फिर बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। मतलब जो शक्ति एकता में है वो अकेले में नहीं है। तो यहाँ पर है कि जब व्यष्टि का समष्टि में विसर्जन होता है तब उसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। जब व्यक्ति समाज के साथ मिलता है तो उसकी उपयोगिता, उसका महत्व, उसकी पहचान और बढ़ जाती है। जैसे हम मान लो कहीं रहते हैं, हमारा नाम जान लिया किसी ने, ठीक है, हमारा काम जान लिया, ठीक है, अगला प्रश्न क्या रहता है सबका, कहाँ रहते हैं आप, क्यों पूछ रहे हैं वो, भाई हम कहीं भी रहते हो, नहीं, अच्छा, अरे वाह बड़ी अच्छी कॉलोनी है, वो तो बहुत अच्छा इलाका है, वाह वाह, क्यों, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारी पहचान समाज से है। समझ में आया। प्रत्येक व्यक्ति सभी गुणों से युक्त है लेकिन समाज में उसका विलय नहीं है तो वह अकेला होगा। यदि व्यक्ति कितना भी गुणी क्यों ना हो, यदि वह समाज का हिस्सा नहीं है तो वह अकेला ही होगा। अकेला वह अपने गुणों का लाभ ना तो स्वयं उठा पाएगा और ना किसी अन्य का भला कर पाएगा। जब वह समाज के साथ जुड़ जाता है तब उसके गुणों का सही लाभ उठाया जा सकता है। अपने गुणों से वह समाज का कल्याण करता है। इस तरह वह अपने साथ साथ समाज का भी सही मार्गदर्शन करता है। समाज का विकास होता है और समाज में एकता स्थापित होती है। तभी कवि ने कहा है कि दीप का पंक्ति में विलय होना, अर्थात एक व्यक्ति का समाज में विलय हो जाना, एक व्यक्ति का समाज में मिल जाना और अपने अस्तित्व का और अपने मान सम्मान को और बढ़ावा देना। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। समाज में विलय होने से वह स्वयं के व्यक्तित्व को विशालता प्रदान करता है। जितनी उसकी पहचान थी उसकी और पहचान बढ़ गई। वह अकेले बहुत कुछ कर सकने की हिम्मत रखता है। जब वह स्वयं को समाज में मिला लेता है तो वह समाज को मजबूत कर देता है। इससे हमारे राष्ट्र को भी मजबूती मिलती है। इसलिए यहाँ पर कवि ने सबको या समाज को अधिक महत्व दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह मधु है, फिर डैश 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 तक निर्भय। पंक्तियों के आधार पर बताइए कि मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है। देखो हमने पढ़ा था ना, प्रीवियस वीडियो देखा आपने, कि मधु का अर्थ होता है शहद। क्या शहद अचानक से बन जाती है, तत्काल बन जाती है कि कहीं से भी एक फूल का रस लाए, निचोड़ा और शहद बन गई? नहीं ना, उसको समय लगता है। तो कवि के अनुसार मधु अर्थात शहद की विशेषता होती है कि इसे बनने में लंबा समय लगता है। समय इसे स्वयं धीरे धीरे टोकरे में एकत्र करता है और उसके बाद जाकर हमें यह मिलता है। गोरस हमें जीवन के रूप में विद्यमान कामधेनु गाय से प्राप्त होता है। गोरस, रस का मतलब होता है यहाँ पर आनंद। जिस तरह से कामधेनु गाय सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है ना, उसी तरह से हमारा जीवन भी हमें सब कुछ देता है। तो हमें अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए, परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। थैंक्स जीवन, जो तूने हमें इतना कुछ दिया है। ठीक है। तो गोरस हमें जीवन के रूप में विद्यमान कामधेनु गाय से प्राप्त होता है। यह अमृत के समान दूध है। इसका पान देवों के पुत्र करते हैं। अब अंकुर, जो छोटा सा बीज है, अब वो अंकुरित, जैसे ही दो पत्ते आ जाते हैं, दो छोटे छोटे पत्ते कैसे बिल्कुल मिट्टी को बाहर हटाते हुए स्वयं बढ़ते चले जाते हैं, आपने भी देखा होगा। तो अंकुर की अपनी विशेषता है, यह पृथ्वी की कठोर धरती को भी अपने कोमल पत्तों से भेद कर बाहर निकल जाता है। सूर्य को देखने से यह डरता नहीं है, निडरता से इसका सामना करता है। ठीक है। अब हम चलते हैं भाव सौंदर्य पर। ठीक है। भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में क्या अंतर है, अब हमें भावार्थ बताना होगा। तो यहां लिखा है का है, तीन दिए हैं, हम इन तीनों का अर्थ जानेंगे। ठीक है। भाव सौंदर्य, यह प्रकृति स्वयंभू शक्ति को दे दो। दूसरा है यह सदा द्रवित चिर जागरूक चिर अखंड अपनापा। तीसरा है जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। अब यहां सबसे पहला यह प्रकृति स्वयंभू। कविता में प्रकृति, स्वयंभू और ब्रह्मा संज्ञाएं अंकुर यानी बीज को दी गई हैं कि एक नन्हा सा बीज कठोर धरती को चीरता हुआ बाहर आ जाता है। कभी सोचा है हमने कि इतनी कठोर भूमि को वो नन्हा सा बीज, कोमल से पत्ते जो हम यदि कड़क तरीके से छू देंगे तो गिर जाएंगे वो, लेकिन फिर भी अपनी कोमलता में शक्ति लिए हुए वो ऊर्ध्वगामी होते जाते हैं और कठोर
पृथ्वी का कठोर सीना चीर कर भी वो बाहर निकल आते हैं। देखो यहाँ पर कविता में प्रकृति, स्वयंभू और ब्रह्म संज्ञाएं अंकुर या बीज को दी गई हैं। अंकुर धरती से बाहर आने के लिए स्वयं ही प्रयास करता है। वह धरती का सीना चीर कर स्वयं बाहर आ जाता है। सूर्य की ओर देखने से वह डरता नहीं है, बल्कि सूर्य की ओर ही बढ़ता जाता है, निडरता से उसे देखता है। इस तरह कवि के अनुसार कवि भी गीतों का निर्माण स्वयं करता है, उनका गान निर्भयता से करता है। कवि चाहता है कि उसे में अन्य के समान सम्मान दिया जाना चाहिए, मतलब अर्थात जिस तरह से लोग सबका सम्मान करते हैं उसी तरह से उनका भी सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट जो पंक्तियां हैं कि यह सदा द्रवित चिर जागरूक, तो दीप सदैव आगे को धारण किए रहता है, आग को धारण किए रहता है और हमेशा उसकी लौ जो है ऊपर की ओर जाती है। इस कारण से वह उसके दुख को बहुत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि आग ठीक है स्वयं जलता है और दूसरों को उजाला देता है। यह भी आपने सुना होगा, दीपक तले अंधेरा। इस सब के बावजूद भी वह दया भाव से युक्त होकर स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। वह सदा जागरूक रहता है, सावधान और उसके सबके साथ प्रेम का भाव भी रखता है। अगला प्रश्न है, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय इसको भक्ति दे दो। कविता में दीप को कवि ने व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। व्यक्ति हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है और जो जितना जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है उसने उतना ही अधिक ज्ञान अर्जन किया है। इसी कारण वह ज्ञानवान और श्रद्धा से भरा हुआ है। मनुष्य तथा दीप दोनों में ये गुण विद्यमान है कि वो स्वयं कितने झुके हुए रहते हैं, अर्थात कितना कुछ चाहने की या पाने की इच्छा रखते हैं, हमेशा कुछ सीखने के लिए जागरूक रहते हैं, हमेशा इच्छुक रहते हैं, तभी तो समाज में उनका सम्मान होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, अब हमने ये देखा कि ये दीप अकेला जो अज्ञेय जी की रचना है वो प्रयोगवादी रचना है, क्योंकि अज्ञेय प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने दीपक की विशेषता बताई है। वह अकेला जलता है, इसके बाद भी वह स्नेह से युक्त है, उसमें गर्व विद्यमान है, उसका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि अकेले में भी अपने को सार्थकता प्रदान कर रहा है। उसे ऐसा नहीं है कि भाई अकेले में बुझ गया, डर गया, अकेले नहीं जलते बन रहा है, नहीं, वो अपने आप में अकेले में भी इतनी शक्ति रखता है कि जले जा रहा है, ऊपर की ओर जाता जा रहा है और मस्त है एकदम। उसमें विद्यमान गुण समाज के लिए बहुत आवश्यक है। जब वो अकेले निडरता के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, तो यदि उसको पंक्तिबद्ध कर लिया जाए, उसको समाज में मिला लिया जाए, तो समाज के लिए कितना लाभकारी होगा, ये बताना चाहते हैं कवि कि उसका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि अकेले में भी अपने को सार्थकता प्रदान कर रहा है। उसमें विद्यमान गुण समाज के लिए बहुत आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर वह अपना सर्वस्व समाज के लिए दे सकता है। वह नहीं चाहता कि कोई आत्मत्याग के लिए उस पर दबाव डाले, वह इसे अपनी स्वेच्छा से करने के हक में है। अब किसी को यदि प्रेशराइज किया जाए, नहीं तुम्हें वैसा नहीं ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तुम्हें ये नहीं अभी ये पढ़ना है, तो क्या हमारा मन करेगा? अरे भाई, हमें मतलब उस कार्य में अधिक सफलता मिलती है जो कार्य हम इंटरेस्ट से करते हैं। तभी मैं आपसे बार बार कहती हूं कि अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग वे में करो, ध्यान लगा करो, अच्छे से एंजॉय के साथ पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो वो हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मैंने देखा एक बूंद कविता के प्रश्नोत्तर पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? यहां पर मैंने देखा एक बूंद का पहला प्रश्न है कि सागर मतलब क्या है, बूंद मतलब क्या है। जैसे दीप अकेला में दीपक क्या था, मनुष्य, पंक्ति क्या थी, समाज। ठीक उसी तरह से सागर है समाज और बूंद है एक व्यक्ति। ठीक है, तो सागर से कवि का आशय समाज से है तथा बूंद का आशय एक मनुष्य से है। अनगिनत बूंदों के कारण सागर का निर्माण होता है। एक व्यक्ति का समाज कहलाता है, समाज कहलाता नहीं है, लेकिन एक एक व्यक्ति से समाज तो बनता है। ठीक है, व्यक्ति से बना परिवार, परिवार से बना समाज और समाज से बना राष्ट्र। तो हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि व्यक्तियों के मिलने से ही समाज का निर्माण होता है। तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, अब यहां पर यही कहा जा रहा है कि अनगिनत बूंदों के कारण सागर का निर्माण होता है, और यहां सागर समाज है और बूंद एक मनुष्य है।
मनुष्य इस समाज में रहकर अस्तित्व पाता है और समाज उसे अपनी देख रेख में एक सभ्य मनुष्य बनाता है। तभी तो कहते हैं कि यदि सफलता मिले तो इतराना मत, इसके लिए समाज का आभार व्यक्त करना, क्योंकि आपको मान प्रतिष्ठा किसने दिलाई? समाज ने दिलाई। ठीक है, यदि समाज नहीं होता, आप कितने भी गुणी होते, कौन आपकी प्रशंसा करता, कौन आपकी चर्चा करता? कोई नहीं करता ना। तो समाज ने आपको प्रतिष्ठा दिलाई है, उसके प्रति नतमस्तक रहना है हमें। मनुष्य इस समाज में रहकर अस्तित्व पाता है और समाज उसे अपनी देखरेख में एक सभ्य मनुष्य भी बनाता है। दोनों का संबंध परस्पर संयोग से बनता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कवि इनका संबंध सागर और बूंद के रूप में स्पष्ट करके उनकी संबंध की प्रगाढ़ता को दर्शाता है, मजबूती को दर्शाता है कि एक मनुष्य समाज के लिए कितना आवश्यक है। ठीक उसी तरह से समाज भी मनुष्य के लिए कितनी आवश्यक है। समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं और मनुष्यों के बिना समाज ही नहीं। तो दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। समझ में आया? ओके, चलें अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। क्या कहना चाहते हैं कवि? कि जब तक बूंद समुद्र में मिली रहती है, ठीक है, तब तक उसको लगता है कि मैं तो सर्वज्ञ हूं, सब कुछ हूं, सब हूं। ठीक है, लेकिन जैसे ही वही बूंद अकेली होती है और सूर्य की किरण पड़ते ही वाष्प बनकर उड़ जाती है, तब क्या होता है? देखते हैं उत्तर कैसा है। पानी की बूंद समुद्र से ऊपर छलांग मारती है, वह क्षण भर के लिए समुद्र से अलग हो जाती है और उस समय उस पर अस्त होते सूर्य की किरणें पड़ती हैं। उसके कारण वह सोने के समान रंग वाली हो जाती है। वह सोने के रंग में क्षण भर के लिए चमकती है, मगर उस थोड़े समय में वह अपना महत्व दर्शा देती है, अर्थात अपनी सार्थकता बता देती है। कहने का तात्पर्य कि ये बूंदों की आपने कितने सुंदर सुंदर चित्र भी देखे होंगे, वास्तविक रूप में भी आपने चमकती हुई बूंदों को देखा होगा। ओस की बूंद हो, नदी की बूंद हो, जरा सी पानी की बूंद कितनी सुंदर लगती है कि उसमें लगता है जैसे संपूर्ण सारे रत्न यहीं पर आ गए हैं। तो इस क्षण भर में ही बूंद अपना महत्व दर्शा देती है। तो इसी प्रकार से ये एक एक पल, एक एक क्षण हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। हमें समय का सदुपयोग करते हुए रहना है। अगला प्रश्न है, सूने विराट के सम्मुख, फिर दिया है दाग से, पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि संसार नश्वर है। नश्वर मतलब क्या होता है? नष्ट होने वाला। नश्वर का विलोम क्या होता है? शाश्वत। तो ये संसार क्षण भंगुर है, कब कहां क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, कब किसके साथ कौन सी घटना या दुर्घटना घट जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो इस छोटे से जीवन में, इस सुंदर से जीवन में क्यों ना हम सभी आपस में मिलजुल कर रहें, प्रेम की भावना को मन में बसाकर आपसी भाईचारे के साथ रहें। क्यों हम आपस में मन मुटाव या मन भेद लाते हैं, जिससे दुनिया भर के एकदम एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति का शत्रु बन जाता है, खून का प्यासा तक हो जाता है। तो हमें आपस में मिलजुल कर रहना है, प्रेम की भावना को लेना है। ठीक है, तो इस संसार में हर वस्तु नश्वर है। तात्पर्य है कि हर वस्तु को एक दिन समाप्त होना ही है। इसके डर से मनुष्य भयभीत रहता है, मगर जब बूंद सागर से क्षण भर के लिए अलग होती है तो उसे नष्ट होने का डर समाप्त हो जाता है। मुक्ति का एहसास उसके हृदय में भर जाता है। यह वह क्षण होता है जब वह स्वयं के जीवन को या अस्तित्व को सार्थक कर देती है। समझ में आया? ठीक है, तो मधुर मिलने से प्राप्त प्रकाश इस कलंक को धो डालता है कि मनुष्य जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। प्रकाशित वह क्षण ही उसके जीवन को सार्थकता प्रदान कर देती है। जब जैसे ही कुछ पल के लिए ही सही, जैसे ही समुद्र से बूंद उछलती है और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं और वो उसी समय अपना सुंदर सा रूप सबको दिखा देती है। जब एक क्षण में वो इतना सुंदर रूप दिखा पाती है, तो कितने क्षण हैं हमारे जीवन में जिसमें हम कमाल कर सकते हैं, जिसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम मेहनत कर सकते हैं, जिसमें हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। समझ में आया?
कवि उस बूंद में उस विशालता के दर्शन करता है जो उसे सागर की अथाह जलराशि को देखकर भी प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? एक बूंद इतनी सुंदर होती है कि जो इतना गहरा सागर भी उतना सुंदर नहीं होता है। उस पल भर में वो अपने अस्तित्व का इतना सुंदर निर्माण करती है कि लोग उसको देखना चाहते हैं। उसे एहसास होता है कि वह अपने समाप्त होने वाले शरीर से भी ऐसे कार्य कर सकता है, जबकि बूंद अब नष्ट होने वाली है, समाप्त होने वाली है, उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है, लेकिन उस समापन से पहले वो कितना सबको कुछ दे जाती है, सुख दे जाती है, सुकून दे जाती है। तो जब भी कभी मुश्किलें हों, परेशानी हो, तो डरना नहीं है। हमें नहीं पता है कि हम कब, मतलब कितना हमारा जीवन है, लेकिन हाँ, आज तो हमारे पास है ना, अभी का समय तो है ना। तो उस अभी के समय में ये पल पल जो बीत रहे हैं उनमें हम इतना अच्छा करें कि हमारी पहचान बूंद की तरह हो जाए। ठीक है? तो यहां पर उसे एहसास होता है कि वह अपने समाप्त होने वाले शरीर से भी ऐसे कार्य कर सकता है जो उसके छोटे से जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। वह ऐसा साधक बन जाता है जैसे सभी पापों से छुटकारा मिल गया है। ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। तो यह कविता मनुष्य को क्षण का महत्व बताती है बूंद के माध्यम से। उस एक क्षण में बूंद अपने अस्तित्व का निर्माण ऐसे करती है जैसे कि कई युगों युगों तक रहकर वो समुद्र नहीं कर पाया। वो सौंदर्य, वो अनुपम सुंदरता, वो अद्वितीय। ठीक है? तो कवि चाहते हैं कि मनुष्य द्वारा स्वार्थ हित से स्वयं को हटाकर व्यष्टि का समष्टि में विलय कर देना चाहिए। मतलब अपनी जो खूबियां हैं, अपनी जो कुशलताएं हैं, उनको सब में बांट देना चाहिए। मीराबाई का पद आपने सुना होगा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ठीक है? तो यहां पर वही है कि व्यष्टि का समष्टि में विलय कर देना चाहिए, एक व्यक्ति का समाज में विलय हो जाना चाहिए, एक दीपक का पंक्तिबद्ध हो जाना चाहिए। जिस तरह से एक एक बूंद उस सुंदरता को बनाती है, ठीक उसी तरह से जब गुणी व्यक्ति समाज में आ जाएगा तो समाज का कल्याण होगा, समाज के कल्याण से देश का और राष्ट्र का कल्याण होगा। इस संसार में विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, अतः हमें चाहिए कि मिलकर लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करें। इसी तरह एक बूंद सागर से अलग होकर क्षण भर में सूर्य के प्रकाश से चमक उठती है। यह हमें सीख देता है कि इस विशाल संसार में मनुष्य अपने नश्वर शरीर के साथ भी स्वयं के छोटे से जीवन को सार्थक कर सकता है। यह क्षण ही तो है जो उसे स्वयं को सार्थक करने के लिए अवसर प्रदान करता है। बेटा, मैं यहाँ पर आपको कहते ना, अरे हमें मौका ही नहीं मिला, हमें अवसर ही नहीं मिला, हमें इसने यही नहीं दिया, हमें उसने वो नहीं दिया। तो एक्सक्यूजेस, बहाने बहुत होते हैं। किसी कार्य को ना करने के बहाने अनगिनत हैं। अनगिनत कह रही हूं मैं, हजारों लाखों नहीं कह रही हूं। किसी भी कार्य से मन चुराने के लिए, किसी भी कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व ना करने के लाखों नहीं अनगिनत बहाने हैं। लेकिन किसी कार्य को करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, मुझे ये कार्य करना है, दैट्स इट। बस अपने अंदर जो जुनून है, जो एक निर्णय है, उसको लाना है, वो आपके अंदर है, बस उसको जगाना है। फिर देखो आप कैसे बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हो। ठीक है? तो ये जो क्षण होता है ना, हर एक जो पल होता है, वही है सबसे अच्छा अवसर। अच्छे अवसर की तलाश में मत रहोगी, अच्छा अवसर आएगा, अच्छा अवसर आएगा। अच्छा अवसर कुछ नहीं होता है, आपने जो अच्छा किया वही अच्छा अवसर है। हर पल, हर क्षण बहुत अच्छा है, बस हमें अपने आप को उसको यूटिलाइज करना है और उसमें उस समय का सदुपयोग करना है। ठीक है? इसी क्षण के कारण वह समुद्र रूपी संसार में बूंद के समान होते हुए भी सूर्य की चमक से स्वयं को चमका जाता है। उसकी क्षण भर की चमक लोगों को प्रेरित करती है। वह नश्वरता के कलंक से आजाद हो जाता है। क्षण उसके जीवन में विशेष महत्व रखता है। तो हर एक के जीवन में ये क्षण, ये पल, ये समय विशेष महत्व रखता है। हमें बस इस समय की कीमत को ही तो जानना है, इस समय की कीमत को पहचानना है और उस समय के अनुसार अपने कार्य करना है। फिर देखना, आप स्वयं अपने आप को चमकते हुए देखोगे। यस, बिल्कुल।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूं कि अज्ञे जी द्वारा इस कविता के द्वारा, इन कविताओं के माध्यम से आपने बहुत सारी बातें ग्रहण की है और साथ ही साथ अपने अंदर की शक्ति को जागृत भी किया है, जिसके लिए अब आप परीक्षाओं के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं। हम हैं आपके लिए, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स भी आ गई हैं, जो आपको हर एक परीक्षा में करवाएंगी, सफलता प्रदान करवाएंगी। यस, आपको सफलता देंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दी है और इन बुक्स का लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।